नमस्कार। आज हम जरा समय में पीछे चल रहे हैं, बहुत पीछे। हाँ, आज हम इतिहास की गलियों में उतर रहे हैं हमारे सामने जो स्रोत हैं वो हमें बताएंगे कि इतिहास का असल में मतलब क्या है। और हमारे देश को इतने सारे नाम कैसे मिले, इंडिया, हिंदुस्तान, भारतवर्ष। और सबसे मजेदार बात, वो कौन से तरीके हैं जिनसे आर्कियोलॉजिस्ट मतलब पुरातत्ववेत्ता जमीन के नीचे दबे राज बाहर निकालते हैं। तो हमारा काम है इस जानकारी के ढेर से वो मोती चुनना जो सबसे ज्यादा चमकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। हाँ, सबसे पहले तो इसी शब्द को पकड़ते हैं, इतिहास। बिल्कुल। हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी का शब्द हिस्ट्री ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से आया है, जिसका मतलब होता है खोजबीन या जांच पड़ताल। लेकिन जो बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये है कि हमारे अपने अथर्ववेद में इतिहास शब्द का उल्लेख है और उसे एक उपवेद का दर्जा दिया गया है। ये एक बहुत अहम पॉइंट है। मतलब ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि वेदों जितना ही गहरा ज्ञान माना गया। सही। और जब हम वैश्विक स्तर पर बात करते हैं तो हेरोडोटस का नाम आता है, जिन्हें इतिहास का जनक कहते हैं। हाँ, उनकी खासियत ये थी कि वो पहले इंसान थे जिन्होंने घटनाओं को बस यूं ही दर्ज नहीं किया बल्कि उन्हें समय के एक धागे में पिरोने की कोशिश की। उन्होंने पूछा ये क्यों हुआ, इसके बाद क्या हुआ। अच्छा, तो यहीं से इतिहास एक कहानी से ज्यादा एक विश्लेषण बन गया। बिल्कुल। और इसी विश्लेषण को लेकर अलग अलग विचारकों ने बहुत मजेदार बातें कही हैं। जैसे E.H. कार के एक लाइन है, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच कभी न खत्म होने वाली बातचीत है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है पर इसका मतलब बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि इतिहास कोई ठहरी हुई चीज नहीं है जो किताबों में बंद हो। हम जो आज जी रहे हैं वो लगातार अपने अतीत से सवाल पूछते हैं और अतीत के सबूत हमें जवाब देते हैं। सही। और इसी बातचीत से इतिहास जिंदा रहता है। और यहीं पर दो बिल्कुल अलग सोच टकराती हैं। एक तरफ J.B. ब्यूरी है, हाँ, जो कहते हैं इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा। मतलब एकदम सटीक तथ्यों पर आधारित। उनके लिए अशोक के शिलालेख पत्थर पर लिखी एक सच्चाई है बस। लेकिन दूसरी तरफ बेनेडिक्टो क्रोचे जैसे विचारक हैं। हाँ, वो कहते हैं नहीं, सारा इतिहास समकालीन इतिहास होता है। इसका क्या मतलब हुआ? उनका कहना है कि हम उन शिलालेखों को आज अपनी 21वीं सदी की आंखों से पढ़ रहे हैं। हम उसमें लोकतंत्र, सहिष्णुता, मतलब आज के शब्द और विचार ढूंढ रहे हैं। अच्छा, जो शायद सम्राट अशोक के लिए बिल्कुल अलग मायने रखते थे। बिल्कुल। हम अतीत को कभी भी उसके शुद्ध रूप में नहीं देख सकते। हम हमेशा अपने आज का चश्मा पहने होते हैं। वाह, तो मतलब इतिहास एक ही है पर उसे देखने के नजरिए हजार हैं। एक और नजरिया R.J. कॉलिंगवुड का है कि पूरा इतिहास विचारों का इतिहास है। हाँ, यानी असली कहानी राजाओं की लड़ाइयों की नहीं बल्कि इस बात की है कि वो लड़ाइयाँ क्यों लड़ी गईं, उनके पीछे सोच क्या थी। सही बात है। और भारतीय संदर्भ में तो इसकी और भी खूबसूरत मिसालें हैं। बर्नी ने इतिहास को विज्ञानों की रानी कहा था। लेकिन अबुल फजल की बात तो वो बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, वो कहते हैं इतिहास एक ऐसा अस्पताल है जहां इंसान अपने दुखों की दवा पाता है और उदासी का इलाज कराता है। ये तो इतिहास को देखने का बिल्कुल ही अलग नजरिया है। मतलब ये सिर्फ तारीखों और घटनाओं की लिस्ट नहीं बल्कि एक तरह की थेरेपी है। बिल्कुल। ये सोचना कि हमसे पहले भी लोग मुश्किलों से गुजरे और उन्होंने रास्ते निकाले, इसमें वाकई एक सुकून है। तो ये सारी परिभाषाएं हमें एक ही बात बताती हैं, इतिहास वो कहानी है जो हम तथ्यों के आधार पर खुद को और आने वाली पीढ़ियों को सुनाते हैं। और शायद हमारे देश से जुड़ी सबसे दिलचस्प कहानी तो उसके अपने नामों की है। सही कहा। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, हर नाम के पीछे एक पूरी दुनिया छुपी है। कहाँ से शुरू करें? चलिए इंडिया से शुरू करते हैं क्योंकि दुनिया हमें सबसे ज्यादा इसी नाम से जानती है। ठीक है। ये नाम हमें सिंधु नदी ने दिया। जब विदेशी, खासकर यूनानी और ईरानी इस तरफ आए तो उनका सामना सबसे पहले सिंधु नदी से हुआ। अच्छा। वो स का उच्चारण ह या ई की तरह करते थे। तो सिंधु पहले हिंदू बना और फिर यूनानियों के लिए इंडस। और इस इंडस नदी के पार की सारी जमीन इंडिया कहलाने लगी। हाँ, पर एक मिनट, क्या इंडिया का मतलब हमेशा से पूरा उपमहाद्वीप था? मुझे भी यही सवाल आ रहा था मन में। शायद शुरू में इसका मतलब सिर्फ नदी के आसपास के इलाके से होगा। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। यही तो दिलचस्प बारीकी है। इतिहास के पिता हेरोडोटस जब 5वीं सदी ईसा पूर्व में इंडिया कहते हैं तो उनका मतलब सिर्फ सिंधु नदी और उसके आसपास के डेल्टा क्षेत्र से था। अच्छा, तो फिर ये पूरे देश का नाम कब बन गया? ये बदलाव आया कुछ सदियों बाद जब मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए। ओह राइट। उन्होंने जो साम्राज्य देखा वो बहुत विशाल था। तो जब उन्होंने अपनी किताब इंडिका लिखी तो उनके इंडिया का मतलब
पूरे भारतीय उपमहाद्वीप से था। ये छोटा सा फर्क है, पर ये दिखाता है कि बाहरी दुनिया की भारत के बारे में समझ कैसे बढ़ी। बिल्कुल। और हमारे अपने नाम भारत या भारतवर्ष की क्या कहानी है, ये तो बहुत पुराना लगता है ना। हाँ, ये बहुत प्राचीन है और इसके पीछे दो मुख्य मान्यताएं हैं। क्या है वो? पहली तो एक प्राचीन कबीले या राजवंश भरत से जुड़ी है, जिनका राज सरस्वती और यमुना नदियों के बीच था। अच्छा, तो ये एक तरह से कुरुक्षेत्र वाला इलाका हुआ। मतलब देश का नाम उसके सबसे शक्तिशाली शुरुआती कबीलों में से एक के नाम पर पड़ा। हाँ, ये तो समझ आता है। और दूसरी मान्यता जैन परंपरा से आती है। वो क्या कहती है? वो इसे उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव के चक्रवर्ती सम्राट पुत्र भरत से जोड़ती है। कहा जाता है कि उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। और ये चक्रवर्ती सम्राट का कॉन्सेप्ट भी बहुत मजेदार है ना? हाँ, ये सिर्फ एक बड़ा राजा नहीं है। नहीं। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इसे बहुत अच्छे से समझाया है। चक्रवर्ती का मतलब है वो सम्राट जिसके रथ का पहिया, मतलब चक्र, हाँ। बिना किसी रुकावट के हिमालय से लेकर समंदर तक घूम सके। वाओ। ये सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं, बल्कि एक राजनीतिक आदर्श था, एक एकीकृत शासन का सपना। एकदम सही। और सम्राट भरत को उस सपने को जीने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। चलिए कुछ और नामों पर भी नजर डालते हैं। जम्बू द्वीप का जिक्र भी बहुत आता है। हाँ, खासकर पुराने ग्रंथों और अशोक के शिलालेखों में। जम्बू द्वीप का मतलब है जम्बू, यानी जामुन के पेड़ों का द्वीप। तो ये एक पौराणिक नाम हुआ? बिल्कुल। पुराणों में पृथ्वी को 7 द्वीपों में बांटा गया है और जिस हिस्से में हम रहते हैं उसे जम्बू द्वीप कहा गया। और चीन के लोग हमें किस नाम से जानते थे? चीनियों ने हमें कई नाम दिए। मशहूर यात्री ह्वेनसांग ने भारत को यिंतू कहा। यिंतू? हाँ, जिसका मतलब है चंद्रमा। शायद यहाँ के ज्ञान और शांति से प्रभावित होकर ब्रह्म राष्ट्र कहा, जो यहाँ की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था की तरफ इशारा करता है। अब आते हैं उस नाम पर जो सदियों तक हमारी पहचान बना रहा, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। इसकी जड़ें भी सिंधु में ही हैं, लेकिन इसे लोकप्रिय बनाया ईरानियों ने। अच्छा। इसका सबसे पहला लिखित सबूत हमें 262 ईस्वी के एक ईरानी अभिलेख नक्श-ए-रुस्तम में मिलता है। लेकिन उस वक्त भी हिंदुस्तान का मतलब सिर्फ सिंधु नदी के आसपास का इलाका था, है ना? बिल्कुल। तो फिर ये पूरे देश के लिए कब इस्तेमाल होने लगा? पूरे उपमहाद्वीप के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल पहली बार 9वीं 10वीं सदी के एक फारसी ग्रंथ हुदूद अल आलम में मिलता है। और बाद में दिल्ली सल्तनत के दौर में अमीर खुसरो जैसे कवियों ने इसे एक राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान दी। सही कहा। अमीर खुसरो का जिक्र तो बहुत जरूरी है। उन्होंने अपने ग्रंथ नू सिपह में भारत की तारीफ में जो लिखा है वो कमाल है। हाँ, उन्होंने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा था। और ये भी बताया कि हिंद ने दुनिया को 3 बेशकीमती चीजें दी हैं, गिनती और शून्य, पंचतंत्र की कहानियां और शतरंज का खेल। ये दिखाता है कि उस दौर के बुद्धिजीवी भारत को सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कृति का एक केंद्र मानते थे। बिल्कुल। तो ये सब नाम और परिभाषाएं तो हमें पता चल गईं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या? ये सब बातें इतिहासकारों को पता कैसे चलती हैं? वो अतीत के राजों को खोदकर निकालते कैसे हैं? ये सबसे रोमांचक हिस्सा है। इसे समझने के लिए इतिहास को पहले 3 हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, मतलब वो समय जिसका कोई लिखा हुआ सबूत नहीं है, जैसे पत्थर का जमाना। मतलब पूरी तरह जासूसी का काम। हमें उनकी कहानी सिर्फ उनके औजारों, हड्डियों और गुफाओं में बने चित्रों से पता चलती है। सही। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। ये वो दौर है जब लिखना तो शुरू हो गया था, लेकिन हम आज तक उस लिखावट को समझ नहीं पाए हैं। हाँ, जैसे हड़प्पा सभ्यता, उनकी मोहरों पर बहुत कुछ लिखा है, पर क्या लिखा है ये एक राज है। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जहां से हमें लिखित सबूत भी मिलते हैं और हम उन्हें पढ़ भी सकते हैं। भारत में ये दौर करीब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है। ठीक है। अब सवाल ये कि ये सबूत मिलते कहाँ हैं? ज्यादातर ये टीलों के नीचे दबे होते हैं। टीला मतलब जमीन का वो हिस्सा जो धीरे धीरे ऊंचा हो गया हो, क्योंकि वहां सदियों तक एक के बाद एक बस्तियां बसती और उजड़ती रहीं। तो ये टीले तो एक तरह से टाइम कैप्सूल हुए, एक के नीचे एक इतिहास की कई परतें। एकदम सही। और इसीलिए इन टीलों की खुदाई 2 अलग-अलग तरीकों से होती है। अच्छा। पहला है अनुलंब खुदाई या वर्टिकल एक्सकेवेशन। इसमें एक छोटी सी जगह में सीधा नीचे की तरफ गहरा खोदा जाता है। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये पता लगाना कि उस जगह पर कौन कौन सी सभ्यताएं कब कब रहीं। सबसे नीचे सबसे पुरानी, सबसे ऊपर सबसे नई।
लेकिन इससे तो हमें किसी एक सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, है ना? बस ये पता चलेगा कि वो वहां थी। सही पकड़ा। किसी एक दौर के लोगों की पूरी जीवन शैली समझने के लिए उनके घर, उनकी गलियां, उसके लिए क्षैतिज खुदाई करनी पड़ती होगी। बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल एक्सकैवेशन। इसमें एक बहुत बड़े इलाके की परत दर परत खुदाई होती है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। क्यों? इसमें क्या मुश्किल है? ये बहुत ज्यादा महंगा और समय लेने वाला काम है। सोचिए, किसी एक पूरी बस्ती को धीरे धीरे खोद कर निकालना। और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जब आप ऊपरी परत को हटाते हैं तो आप अनजाने में नीचे की परत के सबूतों को नष्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए ज्यादातर खुदाई अनुलंबी ही होती है। ये तो हुई खुदाई की बात, पर यह पता कैसे चलता है कि खुदाई करनी कहाँ है? इसके लिए भी परंपरागत और वैज्ञानिक दोनों तरीके हैं। परंपरागत तरीकों में पहला तो है आकस्मिक खोज। मतलब अचानक कुछ मिल गया। हाँ, जैसे किसान खेत जोत रहा है और उसे कुछ पुराने सिक्के मिल गए। भारत में तांबे के औजारों के कई भंडार ऐसे ही मिले हैं। और दूसरा तरीका है सतह को देखकर अंदाजा लगाना। जी, जिसे तलछिन संकेत कहते हैं। अनुभवी पुरातत्ववेत्ता जमीन पर बिखरे मिट्टी के बर्तनों के खास तरह के टुकड़ों को देखकर ही समझ जाते हैं कि यहाँ नीचे कुछ हो सकता है। ये तो हुए पुराने तरीके। वैज्ञानिक तरीके तो और भी दिलचस्प होंगे। बहुत ज्यादा, जैसे हवाई छायांकन या एरियल फोटोग्राफी। ये तो किसी जासूसी फिल्म जैसा लगता है। हाँ, मतलब आप जमीन पर चल रहे हैं और आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन ड्रोन या सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में अचानक किसी पुराने किले की पूरी नींव नजर आ जाए। ये कैसे मुमकिन है? ये होता है सुबह या शाम की तिरछी रोशनी में। जमीन में हल्का सा भी उभार या गड्ढा, जो हजारों साल पहले की किसी दबी हुई दीवार का निशान हो, वो लंबी परछाई बनाता है जो ऊपर से साफ दिख जाती है। कमाल है, ये तो जमीन का एक्सरे हो गया बिना उसे खोदे। हाँ, और बिना खोदे पता लगाने के और भी तरीके हैं। उन्हें भू परीक्षण कहते हैं। इसमें मेटल डिटेक्टर या मैग्नेटिक सर्वे जैसे यंत्रों का इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये महंगे जरूर हैं, पर खुदाई से पहले एक नक्शा बनाने में बहुत मदद करते हैं। तो फिर ये सब जानने के बाद जब इतिहासकारों के हाथ में ये सारे सबूत आ जाते हैं तो वो इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं? यहाँ पर स्रोतों को दो मुख्य हिस्सों में बांटा जाता है। पहले हैं प्राथमिक स्रोत, यानी प्राइमरी सोर्सेस। ये वो सबूत हैं जो सीधे उसी दौर से आते हैं जिसका अध्ययन हो रहा है। बिल्कुल, जैसे अशोक का शिलालेख, हड़प्पा की मुहर या अजंता की गुफाओं के चित्र। ये इतिहास का कच्चा माल हैं। और दूसरे? वो हैं द्वितीयक स्रोत या सेकेंडरी सोर्सेस। ये वो किताबें या लेख हैं जो दूसरे इतिहासकार उन प्राथमिक स्रोतों के आधार पर लिखते हैं। मतलब ये हमें उस कच्चे माल को समझने में मदद करते हैं। हाँ, एक अच्छा इतिहासकार हमेशा प्राथमिक स्रोत पर वापस जाता है, लेकिन वो दूसरे इतिहासकारों के काम को भी पढ़ता है ताकि उसे अलग अलग नजरिए मिल सके। आज की इस पूरी चर्चा ने इतिहास को सिर्फ एक स्कूल के सब्जेक्ट से निकालकर एक जिंदा, सांस लेती हुई खोजबीन की प्रक्रिया बना दिया है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा एक विचार है जिसके बारे में श्रोता सोच सकते हैं। हमारे स्रोतों में वृहत्तर भारत यानी ग्रेटर इंडिया की एक अवधारणा का जिक्र आता है। ये क्या है? ये बताता है कि प्राचीन भारत की सीमाएं सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उसका सांस्कृतिक प्रभाव समुद्र पार दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला था, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया तक। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो सवाल ये उठता है, हम अक्सर इतिहास को देशों की आज की राजनीतिक सीमाओं में बांधकर देखते हैं, पर क्या हो अगर हम भारत की सीमाओं को नक्शे पर खींची गई लकीरों के बजाय सांस्कृतिक प्रभाव के एक दायरे के रूप में देखें? हाँ, एक ऐसा दायरा जो उपमहाद्वीप से